क्या है ये नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हम शरीर से अधिक ऊर्जा है और ऊर्जा से अधिक चेतना है। अध्यात्म वास्तव में हमें ऊर्जा और चेतना के प्रति जागृत होना सिखाता है। अगर ध्यान से आप खुद को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा का भी बोध होगा, चेतना का भी पता चलेगा। तो ऊर्जा और चेतना को पकड़ने के लिए नो मेडिसिन प्रिंसिपल है। हमें दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए और बहुत ही अनुभवी मास्टर के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं अपने प्रश्न उत्तर लेकर। इनके विषय में मैं बताती हूँ, बहुत थोड़ा बताती हूँ, है बहुत लंबा, परंतु उसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। इनका नाम है डॉक्टर एस रंजन। फ्रेंड्स, ये पेशे से, अपनी पढ़ाई लिखाई से एमबीबीएस डॉक्टर हैं, परंतु ध्यान और केवल ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सबको समझा रहे हैं कि दवाइयां नहीं लेनी और क्यों नहीं लेनी। फ्रेंड्स, 2000 से सन 2000 से ये ध्यान में है, जब ये केवल 10th क्लास में थे। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर एस रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। धन्यवाद विभा जी, पीएमसी हिंदी के नमस्ते पीएमसी प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपसे सौरभ जी मेरा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, कि पत्री सर के 18 प्रिंसिपल में नो डॉक्टर नो मेडिसिन, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं गोली को गोली मारो, ये बहुत ही मुखरता से पत्री सर हमको कहते हैं। तो आप बाय प्रोफेशन एज ए डॉक्टर, आप इसके विषय में बहुत काम करते हैं, बहुत कर दे, तो आप इसके विषय में थोड़ा सा कुछ हमें ज्ञान दीजिए कि क्या है ये नो डॉक्टर नो मेडिसिन। नो डॉक्टर नो मेडिसिन प्रिंसिपल वास्तव में है, हम अपने अंदरूनी शक्तियों पर निर्भर होना सीखें। हम शरीर से अधिक ऊर्जा है और ऊर्जा से अधिक चेतना है। अध्यात्म वास्तव में हमें ऊर्जा और चेतना के प्रति जागृत होना सिखाता है। तो अगर हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम ध्यान में गहरे उतर रहे हैं, तो हमें देर सवेर ये अनुभूति होती ही है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो ऊर्जा हूँ। मैं ऊर्जा हूँ और ऊर्जा के साथ साथ मैं चेतना हूँ। और जब इसका बोध हो गया, फिर हम हर रोग को बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं। और कितनी बार तो हमारे बिना सोचे भी हीलिंग हो जाती है। तो ये अध्यात्म की ऊंचाई जब हम अनुभव करते हैं, जो पत्री जी ने की हुई है, तो वो हम सभी के लिए उन्होंने ये नियम बनाया, हमें मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और विभा जी, यहाँ पे आप देखें तो परंपरागत हमारे देश में हम बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा वाले, होम्योपैथी वाले और गांव में दवाइयों पर नहीं जाते, वो पहले घरेलू चीज़ों से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, एक तो उसमें साइड इफ़ेक्ट है, उसमें खर्चा भी है, वो बहुत महंगा भी कहा जाता है। अगर हम दवाइयों वाली चिकित्सा पद्धति पे जा रहे हैं तो हमें महंगा लगेगा। हमें अपने आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति पे जाना है, जिसमें मुख्य ध्यान है। हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। ध्यान हम क्यों अपनाते हैं? ध्यान हम अपनाते हैं अपने आप को जानने के लिए। जब भी हम ध्यान को अपना रहे हैं तो हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि ध्यान से मैं चाहती क्या हूँ। अगर ध्यान से आप खुद को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा का भी बोध होगा, चेतना का भी पता चलेगा। तो ऊर्जा और चेतना को पकड़ने के लिए नो मेडिसिन प्रिंसिपल है। हमें बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं होना, हमें अंदरूनी संसाधनों का, हमें अपने चक्रों का यूज करना सीखना है।
तो अगर बाहर कुछ बैन किया जाएगा, मना किया जाएगा, तो फिर प्रेरित होंगे। तो शुरुआत कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, ये रूल तो बड़ा स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आपको अपनी अंदरूनी क्षमताओं का बोध हो जाए तो ये रूल तो बहुत आसान है। बल्कि कई बार दवाओं लेने से, मेडिकल कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई हम मेडिसिन लेते हैं तो लीवर उसको बाहर फेंकता है, उसको डिटॉक्स करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर नेचुरल नहीं है। तो हर दवाओं का ये पढ़ा जाता है कि कितना % लीवर बाहर फेंक देगा, कितना रहेगा। तो अकॉर्डिंगली डोज निर्धारित होता है। किसी भी मेडिसिन की डोज इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारा शरीर कितनों को बाहर कर देता है तुरंत और कितना रुक जाता है। दवाओं से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हमें अंदरूनी संसाधनों, ऊर्जा के आधार पर अपनी स्व चिकित्सा करनी चाहिए। सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल है कि हम दवाओं का प्रयोग ना करें। मतलब इसके पीछे भी सर जिस तरीके से आपने समझाया, एक कंप्लीट साइंस है, एक बहुत विस्तृत साइंस है। हमें अपनी एनर्जी एनाटॉमी, ऊर्जा की बनावट, नाड़ियों की बनावट, चक्रों की बनावट ये समझनी चाहिए। हमारा ये शरीर किस प्रकार संचालित होता है वो जानना चाहिए। तो अगर हमें अपना ज्ञान होगा, इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। ध्यान जो है वो सिर्फ आंख बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है। अपने आप के प्रति, हम अपनी शक्तियों के प्रति जागृत होते जाते हैं। और जब हम पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं तो हम भी खुद ही बोलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं भी यह बात को पूरी तरह से मानता हूँ और सबको सिखाना चाहता हूँ कि हमें दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए ध्यान चाहिए। तो सर जैसे आप कह रहे हैं अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अब सपोज कोई व्यक्ति कोमा में है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो मतलब इस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो कुछ समझ सके, उसको हम ध्यान या कुछ भी समझा सके, ध्यान या ऊर्जा का विज्ञान समझा सके, तो फिर वो व्यक्ति कैसे अपने आप को हील करेगा या कैसे अपने आप को ठीक करेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक एक्सट्रीम केस, रेयर केस है जी। अगर कोई हॉस्पिटल में ना हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी कोमा वाले व्यक्ति से नहीं मिले होंगे, है ना। तो हम इसको जनरल रूल ना रखें। एक एवरेज पर्सन के लिए यह रूल है, नो मेडिसिन का प्रिंसिपल। जब कोई कोमा में है या बुरी तरह से बीमार है तो वहाँ पर उनके परिवार वालों का कर्तव्य और धर्म बनता है कि वो उनकी ऊर्जा चिकित्सा करें। यहाँ पर हमें कर्मा के कंसेप्ट, ग्रुप कर्मा कंसेप्ट, फैमिली कर्मा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हमारे परिवार में या कोई भी व्यक्ति बीमार है और उससे अगर हम इमोशनली प्रभावित हो रहे हैं, अगर हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे कर्म उससे जुड़े हुए हैं। तो जब कर्म जुड़े हुए हैं तो उस व्यक्ति की चिकित्सा के लिए हमें ध्यान में भाव रखना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक हो, ये व्यक्ति ध्यान को समझ सके, ध्यान को समझ ले। और ध्यान को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी स्व चिकित्सा कर सकता है। हर बीमारी को हील किया जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज उपलब्ध नहीं है ध्यान के माध्यम से। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें ध्यान की बारीकियों को समझना होगा। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर, सहज और सरलता से आपने बताया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सपोज कोई सर्जिकल कंडीशन है किसी की, डॉक्टर्स ने ही कहिए कि उनको सर्जरी बताई है कि आपको सर्जरी करवानी बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना कुछ नहीं संभव अगर नहीं आप करवाते, तो ऐसे में क्या करें? क्या हो रहा है कि एक एवरेज पर्सन के पास शरीर के का उसकी जानकारी नहीं होती। शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। और जो एवरेज डॉक्टर है, जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर हैं, वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से सोचते हैं, वो जिस ब्रांच में हैं उनकी प्रैक्टिस वैसे कैसे चले। अगर डॉक्टर भी अगर अपने आप को कंटिन्यूस लेवल पे अपग्रेड करे तो ऐसी बात पता चलेगी। प्लेसिबो का कंसेप्ट और सैम सर्जरी का कंसेप्ट, ऑस्ट्रेलिया में एक सर्जरी के प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर इयान हैरिस, वो सर्जरी पढ़ाते भी हैं, सर्जरी करते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं। मेडिकल प्रैक्टिस में क्या एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस पर उनका बहुत काम है। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। उनका ये कहना है कि दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही है उसमें से ज़्यादातर सर्जरी ना सिर्फ अननेसेसरी है बल्कि हार्मफुल भी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सर्जरी में स्पाइन सर्जरी है, अब वहाँ पे कोई नर्व डैमेज हो गई, अब उसके कॉम्प्लिकेशन को लाइफ लॉन्ग मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग सर्जरी में बहुत बार कॉम्प्लिकेशन कुछ होता ही है, लेकिन फिर मजबूर हो जाते हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते, और सर्जन को ही पता नहीं होता कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशन है, तो हम पहले ही अपनी ऊर्जा चिकित्सा पर क्यों ना जाएं। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा, यू आर द प्लेसिबो, उनका स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया था, हॉस्पिटल में दोस्तों ने एडमिट करा दिया। अब स्पाइन फ्रैक्चर है, स्पाइन क्या, अभी तो कोई भी फ्रैक्चर हो शरीर में, आपकी उंगली की भी फ्रैक्चर हो, तो ज़्यादातर फ्रैक्चर में डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी करानी होती है। और स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन तो एक मेजर पार्ट है, उसके बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना है। उस व्यक्ति के मन में एक बात चल रही थी, वो बात अगर समझ में आ जाए, वो बात बहुत माइंड नोट करने वाली है। इस स्पाइन का निर्माण कैसे हुआ, बताइए, स्पाइन कैसे बनी? मुझे तो डिवाइन शक्ति की वजह से जी, डिवाइन पावर से। तो क्या डिवाइन पावर अभी इस मोमेंट में उपलब्ध नहीं है? सदा उपलब्ध है। जो डिवाइन पावर एक स्पाइन को पूरा डेवलप कर सकती है। अब माँ के गर्भ में तो पूरा शरीर बनता है, स्पाइन भी बना, तो जो डिवाइन पावर पूरी स्पाइन को बना सकती है, क्या वो डिवाइन पावर अभी नहीं है जो स्पाइन के फ्रैक्चर को ठीक कर दे? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में ये विचार चली, उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। डॉक्टर बोलता है, मेरी लाइफ में ये पहला केस है जब कोई इस तरह के केस में बोल रहा है ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ऐसा करो, तुम सेकंड ओपिनियन लो, दूसरे डॉक्टर से पूछ लो कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन हुआ। सेकंड ओपिनियन मतलब दूसरे डॉक्टर से पूछा जाना। दूसरा सर्जन भी ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तब तुम नॉर्मल चल पाओगे। कभी कभी ऑपरेशन भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो भी पता नहीं, तुम शायद ना चल पाओ, और अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे फिर तो प्रोग्नोसिस इज अनसर्टेन। लेकिन जो डिस्पेंजा के भीतर जो बात आ रही थी, उसने उस पर वो टिके रहे, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। और लेटे लेटे वो अपने एक दोस्त के घर पर आ गए, और वो आंख बंद करके, क्योंकि बैठ सकते नहीं थे उस समय मेडिटेशन में, तो जब स्पाइनल फ्रैक्चर है तो लेटे लेटे ही ध्यान करना है। लेटे लेटे ही उन्होंने 3 महीने ध्यान किया, और वो अपने ध्यान में अपने स्पाइन को वो 3 डायमेंशनल लाइट में वो विजुलाइज करते थे। और फिर उनका कंसंट्रेशन बीच में भटकता था, तो जब मेडिटेशन में उनका ध्यान भटकता था तो बहुत परेशान होते थे कि मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है। लेकिन वो लगे रहे, करते रहे, और 3 महीने में वो वापस खड़े हो गए, उनका स्पाइन हील हो गया। और उसी समय उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं ठीक होने के बाद मैं अपना जीवन इस क्षेत्र में को अध्ययन करने में और प्रचार करने में लगाऊंगा। पूरी दुनिया में आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बड़ा नाम है जो स्पिरिचुअल हीलिंग को, मेडिटेशन हीलिंग को प्रमोट करते हैं। सर्जिकल बीमारियों को भी हील किया जा सकता है, ज़्यादातर सर्जिकल बीमारियों को। तो यहाँ पर चिंतन मन करना पड़ेगा, वो एक मेडिकल का एक गहरा विषय हो जाएगा कि किन सर्जरी बीमारियों में हम ध्यान से हीलिंग कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर में हीलिंग हो सकती है। सर्जरी भी एक प्लेसिबो कंसेप्ट है। और यहाँ पर मैं एक और सैम सर्जरी का आपको उदाहरण बताऊंगा। डॉक्टर ब्रूस मोस्ले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने इस पर काम किया। जब घुटने में दर्द होता है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है आर्थ्रोस्कोपिक लवाज। मतलब जो पुराने टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज हैं, उसको धोया और साफ किया जाता है। तो ये प्रोसीजर था। तो उन्होंने सोचा कि इस स्टेप में हम
उसकी धोते हैं, सफाई करते हैं, एक्चुअल में कौन सा स्टेप लाभदायक है या है भी कि नहीं है। तो उन्होंने 10 मरीज पर ऐसा किया कि उस मरीज का सब कुछ तैयारी किया गया ऑपरेशन का, उसके स्किन पे चीरे भी लगाए गए, लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। और बाद में देखा गया कि 10 मरीज का ऑपरेशन जब नहीं किया गया तब भी वो उसी तरह से चल रहे थे जिन लोगों का वो प्रोसीजर हुआ। उनका दिमाग ठनका कि क्या हम कहीं फालतू में तो नहीं कर रहे। उन्होंने बाद में इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 180 मरीजों के साथ, और इस बार भी वही रिजल्ट रहा। जिन मरीजों की ऑपरेशन नहीं हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, मैं हर ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे समझना पड़ेगा किस ऑपरेशन की जरूरत है, किसकी नहीं है। जिनकी ऑपरेशन नहीं हुई वो भी वैसे ही चल रहे थे जिनका हुआ था। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन तो उसमें से 1% ऐसा भी जिक्र करते हैं कि वो मरीज में एक मरीज सीनियर सिटीजन थे, पहले वो छड़ी के सहारे चलते थे और बाद में तो उनको छड़ी की जरूरत नहीं रही जब उनकी सैम सर्जरी का नाटक हुआ कि आपकी सर्जरी हो गई है। ये मेडिकल जगत में बहुत हिलाने वाला प्रयोग रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह की फाइंडिंग बाहर नहीं आ पाती है। बहुत सारे सर्जन जानते भी नहीं हैं, और जाने भी तो उसको कैसे बताएं, क्यों, कहाँ पर बताएं, क्यों बताएं। तो जो लोग पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए प्लेसिबो के कंसेप्ट्स को। हमारे विश्वास से दवाइयाँ काम करती हैं। जो प्लेसिबो का रिसर्च है उसमें पाया गया है कि अप टू 82% दवाइयाँ हमारे विश्वास के कारण वास्तव में हीलिंग करती हैं। दवाइयों के लिए आप कुछ भी दे दो, आप कोई भी मीठी गोली हो, कोई भी प्लेन लिक्विड हो, अगर आपका विश्वास है कि इससे मेरी हीलिंग होगी तो हीलिंग हो जाती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, फिर हम अपने विचारों से ही अपने आप को हील क्यों ना कर लें। हम ध्यान से और सकारात्मक विचारों से ही अपने आप को क्यों ना ठीक कर लें। कर सकते हैं। ये तो मन की शक्ति हुई। और जब हम चेतना की शक्ति पे जाएंगे, योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं और भी बहुत जगह पे सुनते हैं। ये चेतना जो है, आत्मा, ये अनंत शक्ति वाली है। तो कुछ भी मिरेकल हो सकता है जब हम आत्मा की शक्ति को यूज करना सीख जाएं। तो उसके लिए है ध्यान और सेवा। ध्यान के साथ साथ हमें ध्यान की सेवा करनी चाहिए, यानी कि ध्यान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने जाना डॉक्टर साहब ने हमको कितने प्यारे तरीके से समझाया कि हमें नो डॉक्टर नो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें गोली को गोली क्यों मारनी है, और इस गोली को लेने से हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ऊर्जा कैसे हमारे शरीर में काम करती है, किस किस कंडीशन में हमें दवाई लेनी है या नहीं लेनी है, सब कुछ हमें इतने सरल तरीके से, इतने सरल शब्दों में समझाया है। तो डॉक्टर साहब, मेरे पास एक प्रश्न आता है जनरली कि सपोज कोई मनुष्य बीमार है, उसके अंदर कोई उसको इशू है, हेल्थ इशू है, परंतु वह दवाई नहीं लेना चाहता, वो नो डॉक्टर नो मेडिसिन कॉन्सेप्ट पे रहना चाहता है, परंतु जो उसको प्यार करने वाले हैं, उसके सगे संबंधी, दोस्त, परिवार वाले, कोई भी समझ लीजिए, उसको फोर्स कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, फोर्स का हिसाब ये है कि जैसे बहुत बार तो कस्में दिलवा दी जाती हैं कि अगर उसको बहुत इलेबोरेट करके बताया जाए कि मेरे मरे का मुंह देखना अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब इस तरीके का इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, वो भी कई बार कर दिया जाता है। तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या करे? ये बहुत बार ऐसा सवाल आता रहता है। यहाँ पर विभाजी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें हमारे परिवार में कोऑपरेटिव अगर लोग नहीं हैं, कोऑपरेटिव इन द सेंस कि वो मेडिटेशन के लिए कोऑपरेटिव नहीं है, वो अपनी समझ के हिसाब से, तो उनके भीतर प्यार तो है, वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन किस तरह से हेल्प किया जाए ये बात उन्हें प्रॉपर रूप से नहीं पता है। तो यहाँ पर स्वाध्याय का महत्व है कि अगर हम समझें कि हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग के लिए किन किन बारीक बातों का ध्यान रखना है,
तो ध्यान के साथ साथ हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। पहले खुद पढ़ें और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए हम अपने परिवार के सदस्यों को बोल सकते हैं। जो हीलिंग हुए हैं ऐसे एग्जाम्पल लेकर बताना चाहिए। जो हीलिंग के एग्जाम्पल हैं उसमें हीलिंग कैसे हुई है उन बारीकियों को समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊर्जा की बातें आएंगी, यहाँ पे अवचेतन मन की बातें आएंगी। तो अगर बहुत बार अगर आप अपने परिवार वाले लोगों को अगर एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो मेरा फीवर है ये मेरे डर की वजह से हुआ है, मैं अपने डर पे काम कर रही हूँ, मेरा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के रिसर्च में बात आई है कि 5 दिन के ध्यान से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। IgA इम्यूनोग्लोबिन A का लेवल बढ़ता है। तो अगर ये रिसर्च की बातें बताएंगे, अगर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बार परिवार के लोग समझ जाते हैं। हाँ ठीक है, ये जो बोल रहा है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ भी बोल रहा है कि सही बात बोल रहा है, कुछ तो देखो इतना वो बता रहा है, इतना वो जानता है, तो फिर कॉपरेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमें अपने भीतर प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे परिवार वाले ध्यान को समझें, मेरे परिवार वाले ध्यान से हीलिंग होती है इस बात को समझें। तो प्रार्थना का असर होता है। हम जो सोचते हैं अगर हम लगातार सकारात्मक रहते हुए सोचें तो फिर हमारी सोच का, क्योंकि मन के तल पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई वॉल नहीं है, हम जो सोच रहे हैं वो दूसरों के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे हम प्रार्थना का उपयोग लें कि मेरे परिवार वाले लोग ध्यान को समझें, ध्यान से हीलिंग होती है वो समझें, मुझे कोऑपरेट करें। हे भगवान, कुछ ऐसा हो कि ये मुझे सपोर्ट करें। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम परेशान होते हैं तो हमारी ध्यान की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, उससे हीलिंग में और ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बात को समझना चाहिए कि जो आपके परिवार के लोग आपको ये कह रहे हैं कि दवा खाओ, तो वो वास्तव में आपका हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हेल्प कैसे किया जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उनसे समय मांग लें कि मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। आप किसी अनुभवी से बात करके 1 हफ्ते का या 1 महीने का समय लें कि मैं 1 महीने में हीलिंग करके दिखाऊंगी या रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगी। अगर 1 महीने तक का तो समय बहुत ज़्यादा तक इसमें मिल जाएगा कि ठीक है चलो 1 महीने करके देख लो। अगर कोई भी रिपोर्ट गड़बड़ है, अगर शुगर है, शुगर का रिपोर्ट गड़बड़ है, या किडनी का क्रिएटिन का रिपोर्ट गड़बड़ है, तो अगर रिपोर्ट में कुछ कमी भी हुई तो परिवार वालों को विश्वास आ सकता है कि हाँ चलो शायद ये ठीक कर रही है, चलो इसको इसके हिसाब से करने दो। तो इस तरह से हम परिवार वालों को कॉपरेशन ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सर डॉक्टर साहब आपने समझाया कि किस तरीके से हम उनको, मतलब हमके पास समझाने का भी तो तरीका होना चाहिए। समझने वाला तैयार है पर हम समझाना नहीं जानते। समझाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए, हमारे पास ट्रू केस स्टोरीज होनी चाहिए, हमारे पास वैसा राइट स्वाध्याय की बुक होनी चाहिए कि हाँ कि ऐसा हीलिंग का एग्जाम्पल क्या कहीं पर किस बुक में है। तो इसलिए स्वाध्याय का महत्व है। हमें लुई हे को पढ़ना चाहिए, हमें मैरी रस्ट को पढ़ना चाहिए जिसने अपना कैंसर मेडिटेशन से हील किया। बहुत सारे अगर हम थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल उपलब्ध हैं जिन्होंने अपनी हीलिंग की हुई है। बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स हमको डॉक्टर साहब ने समझाया। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ऐसा है कि परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है या हॉस्टल में रहते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ मुझे अपना जो पर्सनल स्पेस है उसको शेयर करना पड़ रहा है, मेरा मतलब अपना पर्सनल स्पेस कोई नहीं है और मैं ध्यानी भी हूँ, मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा भी लगता है, पर क्योंकि वहाँ एक शोर है, बहुत से लोगों की दखल अंदाजी है, तो मैं वह समय नहीं निकाल पा रहा। ऐसे में समय कहाँ से लाएं? देखिए, हमें समय तो निकालना पड़ेगा, समय निकालने की ज़रूरत है। 24 घंटे के समय में सोने से पहले हम समय निकाल सकते हैं या सुबह जगने के बाद समय निकाल सकते हैं। हर दिन तो सोना है ही, तो जिस समय हम सो रहे हैं उस समय आप आंख बंद करके बैठ जाएं। अगर आपको आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो आप म्यूज़िक को प्ले करके अपने म्यूज़िक को ईयरफोन में लगाकर, हेडफोन में लगाकर आप ध्यान में बैठ जाएं। तो म्यूज़िक से जो नॉइज़ का प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं।
समय की दिक्कत को हम रात में सोने से पहले ध्यान में बैठ सकते हैं, सुबह जगने के बाद बैठ सकते हैं। कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवलिंग में हम ध्यान में बैठ सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो टॉयलेट सीट पर ध्यान में बैठ सकते हैं। ओह वाओ, मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस की मैंने एग्जांपल बताया। अगर कुछ भी नहीं हो तो वहाँ तो आपको अपना पर्सनल स्पेस है। यस, एक मजाक भी है पर एक सीरियस भी है कि आपको अपने आप वो स्पेस ढूंढना है। यदि आपको कोई काम करना है, अगर आपके अंदर उसके लिए बहुत जिज्ञासा है, तो किस प्रकार आप उसी में से कुछ निकालेंगे। पॉसिबिलिटेरियन, हमेशा हमें इस तरह से सोचना चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम चाहते हैं कि मुझे ध्यान करने का मौका मिले, मुझे ध्यान करने का समय मिले, मुझे ध्यान करने की जगह मिले, तो मिलेगा। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास मौका नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं मौका कैसे निकालूं। हमेशा पॉसिबिलिटी के रूप में सोचना चाहिए। यस, एक्सक्यूजेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जनरली हम एक्सक्यूजेस लेकर चलते हैं, इस वजह से ये हुआ, उस वजह से ये हुआ, करना तो चाहती थी, कर रही थी या कर रहा था, परंतु इस वजह से। यस, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि पॉसिबिलिटीज़ के बारे में है, मैं एक्सक्यूजेस के बारे में नहीं। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास एक प्रश्न ऐसा आता है कि बहुत समय से मैं ध्यान में हूँ और मैं पहले मेरे जीवन में कोई डर नहीं था, शुरू से ही मेरे जीवन में कहीं कोई डर नहीं था, परंतु ध्यान अब मैंने करना प्रारंभ करा है और ध्यान भी मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, परंतु अब मेरे अंदर डर आ गया। अब ये डर कैसा है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केवल डर है, मतलब उसमें ये नहीं है डर कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लग रहा, पर डर है, एक अंदर एक डर की भावना रहती है हर वक्त। वो डर कहाँ से आ गया, और वो भी ध्यान के पश्चात? यह बोलना या सोचना तो सही नहीं है कि ध्यान के पश्चात कोई आ गया, जीवन में आ गया, बस ये बोलना चाहिए। ध्यान से चीज़ें बस ठीक होती हैं, गड़बड़ नहीं होती। हाँ, इंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में जो चीज़ ये आना था, ये उस समय के बाद आ गया हो। तो ध्यान के पश्चात तो कुछ नहीं आता, ध्यान से सिर्फ हीलिंग ही होती है, ध्यान से बेहतर की दिशा में ही हम आगे बढ़ते हैं। डर को ये समझना चाहिए कि हर एक डर वास्तव में मृत्यु का डर होता है। हम अपने जीवन को छोड़ने से घबराते हैं, इस बात को हमें ये लगता है कहीं मेरी लाइफ ख़त्म न हो जाए। अगर ध्यान में हम सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान हमारा गहरा हो रहा है, तो हमें बहुत जल्द आत्मा का अनुभव होता है, हमें अपने शरीर से बियॉन्ड होने का अनुभव होता है, और जब वो हो जाए तो फिर डर समाप्त हो जाते हैं। तो जिन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें मृत्यु को समझना चाहिए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के दौरान क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है, अगर जीवन है तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन कैसे होता है। तो फिर अलग अलग गहरी बातें, जैसे सूक्ष्म शरीर की बातें हैं, प्राण की बातें हैं, वो आएगी। हमारे भीतर कितना अटैचमेंट है वो आएगा, कर्मों का प्रभाव भी आएगा। तो जब सबको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो डर कम होता है। डर ध्यान के कारण कभी नहीं आता। और यह जानना चाहिए कि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका जीवन हमेशा अच्छा ही रहेगा, यह सोच तो तरीका सही नहीं है। जब हमको धरती पर कई जन्म हम लेते हैं तो अलग अलग लेसन हमें सीखने होते हैं, अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए अलग अलग लेसन की मास्टरी करनी होती है। तो डर से मुक्त होना एक लेसन है जिसकी मास्टरी करनी है। जिंदगी में कोई ऐसा पड़ाव है जब आपको अपने परिवार को निभाना है, बच्चों को निभाना है, तो कई बार वो समय छोड़ दिया जाता है कि अभी इस लेसन पे काम नहीं हो। लेकिन जब आप लेसन पे काम करने के काबिल अब हो रहे हैं, तब आपके सामने वो चीज़ प्रकट हो रही है कि अब आपको पता चला कि हाँ, मेरे भीतर डर भी है। तो उस परेशान होने के बजाय उस पर काम करना चाहिए कि मैं अपने डर को कैसे ट्रांसेंड करूं, अपने डर से ऊपर कैसे उठूं। तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं अपने डर को कैसे जीतूं। तो जब हम स्वयं को समझने जाएंगे, मृत्यु को समझने जाएंगे, तो डर के पार चले जाएंगे। जब हमने आत्मा को, स्वयं को जाना, आत्मा को जाना,
तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं सकती। एक आत्मज्ञानी को कभी डर नहीं लगता, और अगर डर है तो अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ध्यानी से ज़्यादा हमें ध्यानी के बाद आत्मज्ञानी बनने की सोचना चाहिए। इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान। बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स आप सबने जाना, कितने ही सरल शब्दों से एक डॉक्टर ने हमको समझाया कि हमारे को भय का कारण क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया भय कहाँ से उपजा और क्यों उपजा, हमें अपनी पर्सनल स्पेस कहाँ से और कैसे निकालनी है। तो डॉक्टर साहब कभी कभी ध्यान के समय हमारे यहाँ माथे के मध्य में, फोरहेड पर कुछ सेंसेशन होने लगती है दोनों आंखों के बीच में, मध्य में, जिसे हम लोग थर्ड आई, दिव्य चक्षु, मतलब हमको ऐसा लगता है कि शायद उसमें कुछ हो रहा है। तो वो क्या है? क्या वो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी आती जाती श्वास पर फोकस करते हैं, तो हमारा मन विचार शून्य होता है, और जब मन विचार शून्य हुआ तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों का ये जंक्शन है थर्ड आई। इनफैक्ट हमारे शरीर में सभी चक्र जो हैं वो नाड़ियों के जंक्शन है। तो ऊर्जा हर एक नाड़ी में उतरती है, सेंट्रल सुषुम्ना में अधिक उतरती है। तो जब ऊपर से ऊर्जा जब उतर रही हो और हम अगर अपने जीवन में आध्यात्मिकता से दूर रहे हो तो ये हमारी बंद पड़ी हो। अब मेडिटेशन में एनर्जी आ रही है तो वहाँ पे सेंसेशन हो रहा है, यानी कि वो ऊर्जा की जो जगह है वो खुल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका ध्यान में ऊर्जा तो आ रही है, ऊर्जा तो खुल रही है। अब आपको अपने अनुभवों पर चिंतन करना चाहिए, और जब हमारी थर्ड आई जब जागृत हो रही है, जो ऊर्जा का सेंसेशन आ रहा है, उससे जब हमारा थर्ड आई खुल रहा है, तो हमारे जो डॉर्मेंट सेंसेस हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अंदर के तल पर भी होती है। जब हम देखने का प्रयोग अधिक करते हैं, तो जब अंदर की दृष्टि जब जागृत होती है तो उसको क्लेयरवॉयंस कहा गया है। हम जब सुनने की इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उसका जब डॉर्मेंट जब जागृत होता है तो वो क्लियर ऑडियंस है, क्लियर सेंटियंस है। तो ऐसे जब हमारे जो दिव्य जो पहले से सोए हुए हैं वो प्रकृति जागती है, तो उस समय हमें अपनी अंदरूनी अनुभवों पर ध्यान देना है। हमें जीवन के लिए उस समय गाइडेंस मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह के काम को करना चाहिए, कौन से डिसीजन लेना चाहिए। गाइडेंस तो हमें हर दिन हर पल मिलता है, लेकिन उस समय विशेष रूप से मिलता है जब हमारी थर्ड आई जागृत हो रही हो। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। थर्ड आई जागृत होने के बाद भी हमारा सहस्त्रार जागृत होना एक बड़ी बात है। बहुत जगह पर शुरुआती अध्यात्म में लोग थर्ड आई से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। अच्छी बात है, आपका ध्यान एक अच्छा हो रहा है, ऊर्जा आ रही है, थर्ड आई पर हलचल हो रही है। लेकिन थर्ड आई पर जागृत होने के साथ साथ सहस्त्रार जागृत होना, जब हमारा सहस्त्रार जागृत हो जाए तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ वननेस फील करते हैं, अद्वैत का फीलिंग आता है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जीवन का पर्पस समझ में आ जाए तो फिर जीवन सफल है। थर्ड आई एक्टिव होने के साथ, सहस्त्रार जागृत होने के साथ हमारे सभी लोअर चक्रास, हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रा भी संतुलित होने चाहिए, तभी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, फाइनेंशियल लाइफ सभी बैलेंस में रह सकता है। तो जीवन में संतुलन का महत्व है। बुद्धा ने जिसको कहा मिडिल पाथ, अगर जीवन में मिडिल पाथ नहीं हो, किसी भी एक्सट्रीम पर जाएं तो उससे तो जीवन प्रभावित होता है। थर्ड आई खुल रही है, ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन थर्ड आई के साथ साथ सहस्त्रार अभी खुलना बाकी है। सहस्त्रार खुलने के साथ साथ बाकी सभी चक्रों की बैलेंसिंग यानी कि मिडिल पाथ अभी बाकी है। अभी तो यात्रा बहुत लंबी है। चरैवती चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी ठहराव की स्थिति नहीं है, ठहरने की स्थिति नहीं है। अभी तो हमें बहुत चलना है, कुछ चल दिए अभी, पर चलना अभी बाकी है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया। डॉक्टर साहब हम भक्ति करते हैं,
भक्ति में बहुत आनंद है, बहुत रस है, कथा कीर्तन में बहुत रस है। हम झूम जाते हैं, ज़्यादातर तालियां बजाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं जब हम कथा कीर्तन में जाते हैं। तो उसमें और ध्यान में, क्या ध्यान में हमें उतना ही रस आता है, उतना ही झूमना होता है, उतना ही आनंदित होना होता है, या उससे ज़्यादा या कम? क्या स्थिति होती है हमारी? भक्ति में रस है, आनंद है, मजा आता है। दरअसल में मजा क्यों आता है? मजा इसलिए आता है कि जो हम अपने शरीर आधारित जीवन जी रहे थे, मेटलिस्टिक लाइफ, भौतिक जीवन, उसको हम थोड़ा ट्रांसेंड करके हम थोड़ा थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हम उस दुनिया में जा रहे हैं। तो उस दुनिया में आनंद है, खुमारी है, मस्ती है। ध्यान परंपरागत रूप से थोड़ा सा ड्राई प्रोसेस रहा है, इन द सेंस कि हम बस आंख बंद करो और बस शून्य हो जाओ। ध्यान में भी हम संगीत जोड़ सकते हैं। पीएसएसएम में संगीत को जोड़ा गया है। बहुत सारी परंपराओं में ध्यान को सिर्फ बिना संगीत करते हैं। तो संगीत जोड़ने से एक रस आ गया। फिर संगीत के साथ साथ बहुत जगह पे हम नृत्य भी करते हैं। ओशो ने इस पर बहुत बोला। हम ओशो की इस फिलॉसफी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ध्यान के अलावा हमें आनंद में झूमना भी चाहिए, नृत्य भी करना चाहिए। कभी भी डांस का मौका हो, अगर भाव आ रहा है तो जाना ही चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह। कोई परवाह ना मत करें कि कौन क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो हम ये अपने फिजिकल से ट्रांसेंड करने का अनुभव है। लेकिन अध्यात्म सिर्फ ये नहीं है। अध्यात्म मूल रूप से आत्मा का अध्ययन है। अध्यात्म, अध्ययन, आत्मा। आत्मा को जानना है। भक्ति से थोड़ी खुमारी आ रही है, थोड़ी मस्ती छा रही है, लेकिन क्या इससे आत्मज्ञान, आत्म जागरण होगा? भगवत गीता में हर चैप्टर जब अंत होता है तब आता है ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे। ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, ये ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। तो असली बात तो है ब्रह्म विद्या। अगर हम ब्रह्म विद्या तक पहुंच सकते हैं तो फिर वो प्रोसेस ठीक है। ध्यान ही एकमात्र माध्यम है आत्मज्ञान का, ब्रह्म विद्या का। तो हमें ध्यान को अधिक अपनाना चाहिए। और जो भक्ति में झूमने की बात है तो झूम सकते हैं ना, कभी भी कहीं भी झूम सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन मुख्य जो है वो तो स्वयं में डूबना, स्वयं में जागना है, ध्यान है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि ध्यान और भक्ति में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें वो जो स्वामी परमहंस जी का कॉन्सेप्ट है कि काली को गर्दन से उड़ा दो, ये कॉन्सेप्ट शायद जो आप बता रहे हैं शायद उसी से मिलता है। यस। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो भक्ति मार्ग से आगे बढ़े थे और उनको काली माँ के वो भक्त थे। अपनी काली माँ के उनको दर्शन होते थे और उस दर्शन में वो झूमने लगते थे। वो जो भी करते थे बोलते मैं अपनी माँ के लिए करता हूँ, काली माँ के लिए करता हूँ। वो पूजा अर्चना करते तो उसी के लिए करते, और उसमें जब एक बार डूब जाते कई कई घंटे उनकी पूजा चलती रहती थी, क्योंकि वो वास्तव में वो काली माँ को से कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन फिर उनके जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि उनके गांव में एक महान संत का आना हुआ, तोतापुरी महाराज। जब रामकृष्ण उनसे मिले तो उनके ऑरा से भी वो बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया कि आप मुझे ज्ञान दें। तो उन्होंने, तोतापुरी ने रामकृष्ण की सारी बातों को सुना, फिर बोला ये काली में क्यों रुके हुए हो? ऐसे जो काली जब आती है उस काली को हटा दो, काली का गर्दन काट दो। तो रामकृष्ण काली से भी प्रेम करते हैं और तोतापुरी के प्रेजेंस से भी प्रभावित हैं। तो उन्होंने जीवित गुरु की ही बात को स्वीकार करना उचित समझा और फिर वो कोऑपरेट करने को तैयार थे कि बताएं गुरुजी मैं क्या करूं। जिस समय काली जी तुम्हें दिखे उस समय तुम तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दो। तो बोले जब मैं उनकी मस्ती में होता हूं तब मुझे कहाँ पता चलेगा।
मैं उस समय तुम्हारी थर्ड आई पर चीरा लगाऊंगा। जिस समय थर्ड आई पर चीरा लगाऊं उसी समय तुम काली की गर्दन काट देना। कल्पना से काली है, उसी से कल्पना की तलवार है। रामकृष्ण परमहंस ने वैसा किया। जब वो खुमारी में अपनी जब जाने लगे, तोतापुरी महाराज ने थर्ड आई पर उनको चीरा लगाया और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस 48 घंटे या कई घंटे के गहरी समाधि में चले गए। तोतापुरी को तो ऐसा भी लगा कहीं ऐसा न हो कि समाधि से ही वापस ना आए, लेकिन इस जगत को उनकी जरूरत थी तो वो वापस आए, और इस बार जब आए तो अद्वैत को छू चुके थे। भक्ति कितनी भी मस्ती वाली है, खुमारी वाली है, लेकिन अद्वैत नहीं, वो द्वैत है। भक्त अलग है, भगवान अलग है, और भक्त इतनी मस्ती में डूबा रहता है कि वो अद्वैत की फिक्र नहीं करता। लेकिन असली बात तो अद्वैत है। जो अद्वैत का आनंद है वो भक्ति की मस्ती में वो बात नहीं है। अगर एक बार जो भी भक्ति का आनंद मजा लेते हैं, अगर वो अद्वैत का आनंद ले लें रामकृष्ण परमहंस की तरह, तो उसके बाद फिर समझ में बात आ जाएगी कि भक्ति में चाहे कितनी ही मस्ती है, लेकिन वो बात नहीं, अद्वैत वाली बात। अद्वैत तो अपने ही एक अनूठे पल पर है। गॉड इंटॉक्सिकेटेड। हर कण में अगर भगवान दिखने लग जाए, कण कण में अगर ब्रह्म का भाव का बोध हो, तो फिर उसका आनंद तो एक अलग ही दुनिया की बात है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि द्वैत से अद्वैत में कैसे आना है, अद्वैत में क्या आनंद है। आनंद द्वैत में भी है, परंतु अद्वैत में ब्रह्मानंद है, परमानंद है। तो सर, स्पिरिचुअलिटी और अकल्टिज्म में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, अलग अलग कैसे बताएंगे इसको? वाह, क्या सवाल है आपके। अकल्टिज्म जो है रहस्य दर्शन, इसके अंदर उन चीज़ों की जनरली बात आती है जो पॉपुलर वर्जन में, जहाँ पर जिसकी बातें नहीं है। लेकिन अकल्टिज्म को हम मिस्टिसिज्म भी कह सकते हैं, इजोटेरिक स्पिरिचुअलिटी, इजोटेरिक साइंस भी कहा जाता है। ये मिलते जुलते लेकिन थोड़े अलग अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिंपल सी बात है, स्पिरिट से रिलेटेड बातें हैं। आत्मा, हमें स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने के प्रोसेस में हम गहराई की बातें भी कभी कभी आती हैं, थर्ड आई की बातें हैं, कुंडलिनी की बातें हैं, लेकिन यह बात हर जगह पे नहीं होती है। तो जो बात हर जगह पे नहीं होती है वो अकल्ट साइंस बन जाता है ना। और लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग ना, अगर कोई बात छिपी हुई है, अगर कहीं पर नोटिस लगा जाए कि यहाँ देखना मना है, तो थोड़ा सा मौका मिलेगा, वहाँ पे झांक के देखेंगे कि क्या है। आप घर में कोई सेंटर टेबल में कोई चीज़ लिख दें कि इसको मत छूना, आपके एब्सेंस में सबसे ज़्यादा उस चीज़ को ही लोग छू के देखेंगे क्या है इसके अंदर। जिन बातों को मना किया जाता है, एक एवरेज बुद्धि का व्यक्ति, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। लेकिन हमें अध्यात्म के गहराई में जाते हुए इन बातों को जानना चाहिए कि हर बात जो छिपी हुई है या छिपाई गई है या बताई नहीं जाती, उसके पीछे एक कारण होता है। जब हम 8वीं में हो तो हम 8वीं क्लास की बातों को पढ़ते हैं, जब हम 12वीं में हो तो 12वीं की बातों को पढ़ते हैं। जब 8वीं के बच्चे को अगर 12वीं की बातें नहीं बताई जा रही हैं तो दैट्स ओके। लेकिन हम एवरेज ह्यूमन माइंड के हिसाब से सोचें तो हम प्रेरित होते हैं। तो अकल्टिज्म में बहुत लोगों का इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो उचित नहीं है। हमें धीरे धीरे स्वयं को जानने की ओर बढ़ना चाहिए। जो बातें अभी हमारे लिए छिपी हुई हैं, समय आएगा तो हम थर्ड आई के बारे में भी जानेंगे, कुंडलिनी के बारे में भी जानेंगे। तुरंत जानना है, आज ही जानना है, जल्दी जानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सही टाइम पर जब कुंडलिनी जागरण होता है, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, तो वो प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है। अगर उसमें कोई फोर्स का प्रयोग किया जाए या शॉर्टकट क्या किया जाए, जो अकल्टिज्म में बहुत लोग करते हैं, वो जल्दी से थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं। लोब्सांग रामपा, थर्ड आई की उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो थर्ड आई को जागृत करने के बहुत सारे प्रयोग होते थे।
एक ऐसा भी प्रयोग हुआ, कभी एक बार ऐसा हुआ कि खोपड़ी में छेद हो गया। ये रेयर बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो अकल्टिज्म के डिफरेंट प्रयोग बिना क्लोज सुपरविजन के नहीं करना चाहिए। हाँ, अध्यात्म को एक्सप्लोर करने की बात है तो वो आप बहुत सेफली कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत सेफ है। अकल्टिज्म अट्रैक्ट करती है, लेकिन उधर जाना नहीं चाहिए। अकल्ट स्पिरिचुअलिटी हो सकती है बात कि जो बात अभी हमें नहीं पता है तो हमें स्वाध्याय से वो बात पता चल जाएगी, या कभी कोई ऐसा मास्टर आता है जिसको अनुभव है गहराई के, ओवर सेल्फ की बातें हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। तो अगर जब कभी मौका मिलता है तो हम ऐसे ध्यानी ज्ञानी से, जो ध्यान की परंपरा से, साधना की परंपरा से ज्ञान में आए हैं, उनको हमें बिल्कुल सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए और हम जान सकते हैं। लेकिन जो कोई बात छिपी हुई है, कोई बात रेयर है, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए जो एवरेज ह्यूमन माइंड भागता है। वो जो चीज़ छिपाई गई है उसका सम्मान करते हुए जब समय आएगा तब मेरे सामने चीज़ आए, धैर्य के साथ हमें साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में जल्दबाजी नहीं होती। अकल्टिज्म में लोग क्विक करना चाहते हैं। अकल्टिज्म में बहुत लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे ये सिद्धि चाहिए या मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो उसके लिए उसका प्रयोग होता है। स्पिरिचुअलिटी में हम मुख्य रूप से खुद को जानना चाहते हैं। हीलिंग हो जाती है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी खुद को जानना है। अगर हम यह बात समझेंगे और अध्यात्म में इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सही ढंग से पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट का मेथड नहीं होना चाहिए। तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग नहीं हो या कम से कम हो। सिर्फ आंख बंद करके ध्यान में बैठना काफ़ी है अध्यात्म आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही प्यारे तरीके से डॉक्टर साहब आपने हमको इन दोनों का डिफरेंस समझाया और क्या है असल में इसके पीछे का ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये आपने समझाया। तो मित्रों, ध्यानी मित्रों, आप समझ गए होंगे कि स्पिरिचुअलिटी और अकल्टिज्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये सब कुछ हमें डॉक्टर साहब ने समझाया। फ्रेंड्स, हम सब ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ अपने भीतर भी उतारा। तो एक और सुंदर सा मैसेज डॉक्टर साहब से लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक सुंदर सा मैसेज हमारे ध्यानी मित्रों के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आप क्या देना चाहेंगे? PSSM PMC सत्य का दर्शन कराना चाहता है। हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लें। हर दिन जब हम ध्यान में बैठें तो हमारे भीतर यही बात चलनी चाहिए, क्या मैं सत्य को, क्या मैं खुद स्वयं के सत्य को, क्या मैं आत्मा के सत्य को जानता हूँ? मैं कैसे जानूं? यह सोच, यह प्रार्थना, यह भाव, यह संकल्प अगर हमारे भीतर रहता है तो फिर हमें डिवाइन उसी तरह से मदद करता है। हमारे पास वैसे रिसोर्सेज, वैसे मास्टर, वैसे स्वाध्याय की पुस्तकें आती हैं। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी हमें हर एक दिन करना चाहिए। परमहंस योगानंद योगी कथा अमृत, स्वामी राम लिविंग विद हिमालयन मास्टर, ओशो की पुस्तकें, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की पुस्तक आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, ऐसी पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर हम बहुत अध्ययन के लिए नहीं है तो भी 1 पेज 2 पेज तो जरूर पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ने की लगन लग जाती है। और इस बात को ध्यान में रखें कि सब ज्ञान का खजाना वास्तव में हमारे भीतर है। पुस्तकों से कुछ हिंट्स मिलेंगे, पुस्तकों से कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ थ्योरी पता चलेगी। मुख्य बात तो प्रैक्टिकल में है। ज्ञान किसी वर्कशॉप में नहीं है। ज्ञान वास्तव में किसी ज्ञानी के पास नहीं है। सिर्फ पत्री जी को हर दिन सुनते रहें तो उससे ज्ञान नहीं आ जाएगा। ज्ञान तो अपने भीतर ध्यान में बैठने से आएगा। और ज्ञान चाहिए स्वयं का, आत्मा का। हीलिंग भी अपने आप हो जाती है। और जीवन में जो भी जरूरत है, जब माँ का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के माध्यम से बच्चे के लिए दूध आ जाता है।
हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ये ब्रह्मांड में उसकी व्यवस्था हमेशा होती है, लेकिन हम लैक ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं तो हम उसको, जो हमारी लाइफ में जो गिफ्ट हैं, जो रिसोर्स हैं, उसको मिस करते हैं। उसको अप्रिशिएट करते चले, ध्यान करते चले। जो आपकी ज़रूरत है यूनिवर्स हमेशा उसका केयर करेगा। ध्यान अपने आप में सब कुछ दे सकता है। किसी विशेष टेक्निक की, वर्कशॉप की, तंत्र मंत्र यंत्र की जरूरत नहीं है। हम स्वयं में बैठे, हर दिन हमारे जीवन में ध्यान हो और हर दिन स्वाध्याय हो। ध्यान और स्वाध्याय, इस दो के माध्यम से हम घर बैठे सब कुछ जान सकते हैं। सारा ज्ञान ब्रह्मांड में अगर कहीं पर भी कुछ भी ज्ञान है तो ध्यान से मिल सकता है। और पुस्तकें थोड़ी सी सहायता देने के लिए, हमें हीलिंग के लिए भी किसी भी दवाओं पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दवा तो आपके भीतर है, ध्यान। और ध्यान से आपके शरीर में, आपकी सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण ऊर्जा उतरती है, प्राण ऊर्जा, ध्यान की सबसे बड़ी हीलिंग फोर्स है, हीलिंग पावर है। इन बातों को समझते हुए जीवन जिए, जीवन में आनंद ले। कभी भी परेशान ना हो, कभी भी कुछ भी हो, रोए नहीं। तो रोना किस बात का? कितना कुछ मिला हुआ है उसके क्यों हम देखना क्यों नहीं जानते? अगर हमारे जीवन में रोना नहीं है, अगर हमारे जीवन में कंप्लेन नहीं है, तो फिर जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। ध्यान, स्वाध्याय, आध्यात्मिक बातों पर चिंतन मनन और जो जो बातें समझ में आती जा रही है उसके अनुसार जीवन जीना। ध्यान से जो बातें हमें सीखते हैं वो हर पल के लिए है। 24 घंटे में हर समय हम अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक समझ का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठे सिर्फ तभी ध्यान है। उस ध्यान का प्रयोग तो बाकी समय भी है। मैं किस काम में जाऊं, मैं किस काम में मैं कितना जाऊं, किस व्यक्ति से बात करूं, कहाँ पे मौन का पालन करूं, कहाँ पर बोलूं, कहाँ पे मैं पैर डालूं, कहाँ पे नहीं डालूं, यह सब धीरे धीरे समझ में आता जाता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती जाती है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, उत्तम ज्ञान आज हमने डॉक्टर साहब से प्राप्त किया। गोली को गोली कैसे मारनी है, क्यों मारनी है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, पूजा और ध्यान क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, स्पेस नहीं है फिर भी ध्यान कैसे करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम सब ने प्राप्त किए। आइए उन सबको अपने भीतर उतारते हैं, उन सबको अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। इस सब के साथ मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने हमारे ज्ञान का इतना वर्धन किया। और एक रिक्वेस्ट और, क्या हम आपके साथ एक एपिसोड और कर सकते हैं? जो आप कहें वैसा होगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब के साथ फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा सदा सदा। नमस्ते पीएमसी और पीएमसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।